तुगलक वंश को हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि खिलजी वंश का अंत कैसे होता है और कैसे तुगलक वंश शुरू होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी खिलजी वंश को पढ़ाते हुए बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के इच्छा के अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के सलाह पर अपने पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। हालांकि जो उसका बड़ा पुत्र होता है खिज्र खान, उसको वो मलिक काफूर के सलाह पर ही उसको दरकिनार करके शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। ऐसा होता है कि शिहाबुद्दीन उमर गद्दी पर बैठता है, मलिक काफूर के हाथ में सारी सत्ता होती है, लेकिन मलिक काफूर क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाकी पुत्रों को तो गद्दी जेल में डाल देता है, फिर वो शिहाबुद्दीन उमर को भी जेल में डाल देता है और उसकी हत्या भी करवा देता है और स्वयं को शासक घोषित कर लेता है मलिक काफूर। लेकिन मलिक काफूर जब ये सब कर रहा होता है तब खिलजी के जो दरबारी रहते हैं बहुत सारे, उनको ये पसंद नहीं आता है और जो मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र होता है उसके साथ मिल करके मुबारक खिलजी क्या करता है कि मलिक काफूर की हत्या कर देता है। यानी मलिक काफूर जब खुद को शासक घोषित करता है उसके 35 दिन के भीतर ही उसकी हत्या हो जाती है। मलिक काफूर की हत्या के बाद मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और मुबारक खिलजी जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तो उस समय उसके शासनकाल में खुसरव खां या खुसरव खां या खुसरव शाह नाम का एक जो उसका अधिकारी होता है, बहुत ही ताकतवर अधिकारी के रूप में उभरता है और वो षड्यंत्र करके मुबारक खिलजी की हत्या कर देता है। जब वो मुबारक खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठता है तब खिलजी के जो दरबारी होते हैं उसमें काफ़ी आक्रोश और गुस्सा होता है और ऐसी स्थिति में खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के समय में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में एक गवर्नर नियुक्त किया गया रहता है जिसका नाम होता है गाजी मलिक या मलिक तुगलक। तो गाजी मलिक या मलिक तुगलक जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गवर्नर होता है, दिल्ली के जो दरबारी होते हैं वो गाजी मलिक और गाजी मलिक या मलिक तुगलक को आमंत्रित करते हैं खुसरो खां का मुकाबला करने के लिए और गाजी मलिक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से आता है दिल्ली। उसके बाद गाजी मलिक और खुसरो खां के बीच एक युद्ध होता है जिसमें खुसरो खां जो कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से शासक बन गया होता है, वो खुसरो खां पराजित होता है, मारा जाता है और इसके साथ ही गाजी मलिक या मलिक तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और इसी के साथ ही एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसको हम तुगलक राजवंश के नाम से जानते हैं। तो हमने संक्षेप में ये देखा कि पहले अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उमर गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह अल्पवयस्क होता है तो सारी सत्ता मलिक काफूर के हाथ में रहती है। मलिक काफूर शिहाबुद्दीन उमर को मरवा देता है और फिर खुद ही शासक बन जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक तीसरा पुत्र मुबारक खिलजी मलिक काफूर की हत्या कर देता है और खुद गद्दी पर बैठता है। लेकिन जब मुबारक खिलजी के समय में एक अधिकारी होता है खुसरो खां, वो मुबारक खिलजी की हत्या कर देता है और फिर गद्दी पर अधिकार कर लेता है। तब खुसरो खां जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, उसके खिलाफ गाजी मलिक या मलिक तुगलक जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गवर्नर होता है उसके खिलाफ युद्ध करता है, पराजित करता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अपना अधिकार करता है और इसी के साथ ही तुगलक वंश की शुरुआत होती है। तो जो गाजी मलिक होता है वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। लेकिन जब गाजी मलिक खुसरो खां को पराजित करके मार देता है, उसके बाद वो स्वयं दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठना नहीं चाहता है। वो खिलजी परिवार के ही किसी सदस्य को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाना चाहता है क्योंकि खिलजी परिवार के प्रति उसकी वफादारी बहुत अधिक होती है। लेकिन कोई खिलजी परिवार का बचा नहीं होता है। नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो होता है वो खिलजी परिवार के सभी सदस्यों को मरवा चुका होता है। ऐसी स्थिति में जो दरबारी होते हैं वो गयासुद्दीन तुगलक को ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने का आग्रह करते हैं और तब जो गाजी मलिक है वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। शासक बनने के बाद वो एक नए वंश की स्थापना करता है जिसको हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं और वो इस वंश पर 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक
शासन करता है। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो आर्थिक नीति और दूसरी नीति अपनाई गई रहती है उसमें कुछ बदलाव करता है और कुछ को कंटिन्यू भी करता है और कुछ में चेंजेस भी करता है। चेंजिंग क्या करता है, आर्थिक क्षेत्र में कुछ वो बदलाव करता है। आर्थिक क्षेत्र में क्या बदलाव करता है, तो हमने आपको अलाउद्दीन खिलजी वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो मध्यस्थ जमींदार होते हैं, खुद मुकद्दम चौधरी जी जो पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले जिनके पास किसानों से कर वसूली का अधिकार रहता है, उनसे वो अधिकार छीन लेता है और उन खुद मुकद्दम के पास जो जमींदारी होती है, वो जमींदारी भी छीन ली गई होती है। जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तो खुद और मुकद्दम जैसे जो मध्यस्थ जमींदारों के पास जो जागीर रहता है पहले, वो उसको वापस कर देता है। इसके अलावा वो क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में भू राजस्व की वसूली के लिए एक माप आधारित पद्धति अपनाई गई होती है, जिसमें जमीन की माप की जाती है और उस जमीन के माप के आधार पर लगान तय किया गया रहा होता है। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक इसको बदल देता है और इसकी जगह फिर से बटाई की व्यवस्था को लागू करता है, यानी कुल जो जमीन होता है उसके ऊपर बटाई के सिस्टम को लागू करता है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी भूमि माप करवाता था और उसकी उत्पादकता के आधार पर लगान तय करवाता था। कर जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में 50% कर दिया गया था, उसको घटा करके ये 1/3 यानी लगभग 33% कर देता है। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाता है और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है जो सिंचाई के लिए किसानों की सुविधा के लिए नहर का निर्माण करवाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि नहर निर्माण गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नहर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक जो सैन्य व्यवस्था होता है उसमें भी कुछ सुधार करता है। हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुलिया और दाग की प्रथा आरंभ की गई थी। हुलिया के अंतर्गत जो सैनिक थे उसके हुलिया को रजिस्टर पर लिखा जाता था, ताकि जो सैनिक है वही वास्तविक जो असली सैनिक है वही सैनिक युद्ध के लिए आए, उसकी जगह कोई नकली व्यक्ति को न भेज दिया जाए। और दाग की प्रथा घोड़े के लिए की गई थी, घोड़ों को दागा जाता था ताकि जो वास्तविक घोड़ा है वही युद्ध में आए। तो हुलिया और दाग की जो प्रथा अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद ढीली पड़ गई थी, उसको गयासुद्दीन तुगलक ने फिर से मजबूती के साथ लागू करवाया। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने विजय अभियान भी किया था। गयासुद्दीन तुगलक 1323 ईस्वी में जो दक्षिण भारत में वारंगल होता है और मदुरा का जो राज्य होता है उसके खिलाफ अभियान के लिए 1323 ईस्वी में अपने पुत्र जूना खां या जौना खां को भेजता है और जौना खां वारंगल को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। इस तरह पहली बार गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत के किसी राज्य को प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली दक्षिण के राज्यों को पराजित किया रहता है, लेकिन वह दक्षिण के राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इतनी दूर से दिल्ली में रह करके इसके ऊपर नियंत्रण रखना मुश्किल है। इसीलिए वो पराजित करने के बाद क्या करता है, दक्षिण के जो शासक होते हैं उसी को शासन का अधिकार दे देता है। बस उस शर्त ये रहती है कि वो नियमित रूप से टैक्स अलाउद्दीन खिलजी को देता रहे और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करता रहा। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के समय में पहली बार दक्षिण के वारंगल नामक राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है और यही आने वाला समय में दिल्ली सल्तनत के लिए एक खतरा बन जाता है, जो आगे हम मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ते हुए देखेंगे। विजय अभियान में ही बंगाल का विजय अभियान भी करता है। बंगाल में पहले बलबन के समय से ही उसके परिवार के ही लोगों का वहाँ गवर्नर रहता है। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तो जो बंगाल का गवर्नर होता है वो विद्रोह कर देता है और खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। ऐसी स्थिति में गयासुद्दीन तुगलक स्वयं बंगाल को जीतने के लिए जाता है 1324 ईस्वी में। और जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को वहाँ जाता है और बंगाल का जो विद्रोही गवर्नर होता है उसको पराजित करके बंगाल को अपने नियंत्रण में लेता है। और यहीं जब वो बंगाल से लौट रहा होता है तब बिहार में जो तिरहुत वर्तमान का इलाका है वो तिरहुत के इलाके को भी को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाता है।
इसके अलावा जब बंगाल से वो लौट रहा होता है विजय अभियान करके, तो उसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। वो ये होता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, तो गयासुद्दीन तुगलक से पहले जब मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है, तो वो बहुत सारे धार्मिक संतों और जागीरदारों और अधिकारियों के बीच बहुत सारा जागीर ऐसे ही बाँटा रहता है सबको खुश रखने के लिए। तो गयासुद्दीन तुगलक उन जागीर को वापस सबसे ले लेता है। इन जो जागीर बाँटे गए रहते हैं, इसमें से कुछ जागीर उस वक़्त के जो सूफ़ी संत होते हैं, जिनका नाम सूफ़ी संत जिनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के प्रसिद्ध सूफ़ी संत होते हैं, उनको भी जागीर में भूमि दी गई रही होती है। तो गयासुद्दीन तुगलक उनसे भी कहता है कि जो मुबारक खिलजी के द्वारा आपको जागीर के में भूमि दी गई थी, वो वापस कर दीजिए, बाकी भी जो संपत्ति आपको दी गई वो भी वापस कीजिए। लेकिन बाकी लोग तो वापस कर दिए रहते हैं, निजामुद्दीन औलिया वापस नहीं करते हैं। तो जब बंगाल अभियान से वो लौट रहा होता है, तो वहीं रास्ते से वो गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के पास ये संदेश भेजवाता है कि वो जो जागीर है, बाकी के जो संपत्ति है, वो तुरंत दिल्ली सल्तनत को वापस कर दे। और तब गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक को संदेश भेजते हुए कहता है, हुनूजे दिल्ली दूर अस्ते। ये बहुत ही मशहूर एक कहावत है, हुनूजे दिल्ली दूर अस्ते, दूर अस्ते, हुनूजे दिल्ली दूर अस्ते। ये संदेश भेजता है। इसका मतलब होता है दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो जो निजामुद्दीन औलिया होते हैं, वो संदेश भेजवा देता है कि हुनूजे दिल्ली दूर अस्ते, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। और फिर गयासुद्दीन तुगलक विजय अभियान से वापस होकर के जब लौट रहा होता है, तो दिल्ली के बाहर एक अफगानपुर नामक शहर होता है। वहीं पे गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जूना खां के द्वारा एक बड़े मंडप का निर्माण किया जाता है, और वहाँ पे एक उसके स्वागत के लिए बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। जब इस समारोह में शामिल हो रहा होता है गयासुद्दीन तुगलक, तो वो मंडप गिर जाता है और उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है 1325 ईस्वी में। इसके बाद कई सारे लोग कई तरह के बात कहते हैं। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि दरअसल ये जूना खां जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, उसके द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये एक प्राकृतिक घटना थी जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। तो ये जो यहीं पे निजामुद्दीन औलिया का ये कहावत चरितार्थ होता है कि हुनूजे दिल्ली दूर अस्ते। हालांकि तब गयासुद्दीन निजामुद्दीन औलिया को ये नहीं पता रहता है कि वो मारा इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बाद में लोग इस तरह की जो बात है इसको याद रख लेते हैं, जो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हुनूजे दिल्ली दूर अस्ते, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो इस तरह इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक की कुछ उपलब्धि ये है कि ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने जन कल्याण पर ध्यान दिया था। जिस तरह आप अशोक के समय में देखेंगे, उसने बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य किए थे, जैसे छायादार वृक्ष लगवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सालय की स्थापना करवाना। इस तरह के कुछ जन कल्याणकारी कार्य गयासुद्दीन तुगलक के समय में भी हुआ था। उसने क्या किया था, उसने भी कुएं खुदवाए थे पानी के लिए, नहर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो अपराधियों को जो सजा दी जाती थी, उसमें काफ़ी अधिक कठोरता थी, उसकी कठोरता को कम किया था। इसके अलावा जो राज्य में बेरोजगारी था, उस बेरोजगारी के निदान के लिए भी काफ़ी प्रयास किया था। तो इस तरह गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में पहला शासक था जिसे उसे जन कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। तो इस तरह गयासुद्दीन तुगलक रहा। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय के बाद जब वापस लौटता है, तो दिल्ली के बाहर अफगानपुर नामक एक जगह होता है, जहाँ पे उसके स्वागत के लिए
गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जूना खां या जौना खां के द्वारा एक मंडप का निर्माण करवाया गया रहता है, और उस मंडप के ढह जाने से ही उसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जूना खां या जौना खां 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। तो 1325 ईस्वी में जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ ऐसी खासियत थी जो इससे पहले के दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक में नहीं देखी गई। वो ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान शासक था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो इतना विद्वान था। ये अलग अलग विषय, चाहे वो फारसी हो, उसके अलावा आपका दर्शन शास्त्र हो, खगोल शास्त्र हो, औषधि विज्ञान हो, इतिहास हो, इन सारी चीज़ों का ये अच्छा ज्ञान था, इसके पास नॉलेज था, और इसीलिए इसको एक विद्वान शासक के रूप में जाना जाता है। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के पूरे कार्यकाल को हम देखें तो आपको अंत में पता चलेगा कि वो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक असफल शासक भी साबित हुआ। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जहां दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक असफल शासक भी साबित हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक शासक के रूप में अपनी 5 परियोजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसको उसकी 5 योजना कहते हैं। 5 योजनाओं के लिए जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। दरअसल गद्दी पर बैठने के बाद उसने अपने प्रशासन, अपने राजनीति, आर्थिक, भू राजस्व के क्षेत्र में सुधार के लिए उसने 5 योजनाएं निर्मित की थी। हालांकि वो सारी योजनाएं फेल हो गई और उन्हें बहुत ही कम समय में उन योजनाओं को वापस लेना पड़ा था। लेकिन वो 5 योजनाएं थी जिसको जानना जरूरी है, और इन योजनाओं से ही सवाल पूछे जाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की वो 5 योजनाएं हैं, उसी पे के ऊपर के सवाल है। उस 5 योजनाओं में जो पहला योजना है वो है राजधानी परिवर्तन। जो पहली उसकी योजना थी वो थी राजधानी परिवर्तन। आप जानते हैं जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी, और दिल्ली से ही सल्तनत के शासन का संचालन हो रहा था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने की इच्छा थी कि एक दक्षिण भारत में एक नई राजधानी बनाई जाए, तो उसने दिल्ली की जगह देवगिरी को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया। अब जब देवगिरी को उसने नई राजधानी बनाई, इसका कारण ये था कि पहले दक्षिण भारत में का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र का काफी विस्तार हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पूरा दक्षिण भारत सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। तो एक कारण तो ये था, इस वजह से वो देवगिरी को यानी दक्षिण में अपनी एक राजधानी बनाना चाहता था, ताकि दक्षिण भारत को अच्छे से नियंत्रण में रखा जा सके। दूसरा कारण ये था कि जो देवगिरी था वहाँ गवर्नर के रूप में भी मोहम्मद बिन तुगलक रह चुका था, और वहाँ की जलवायु, वहाँ की भौगोलिक स्थिति मोहम्मद बिन तुगलक को काफी पसंद था। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि फरिश्ता नामक विद्वान ये बताते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को दूसरा राजधानी बनाने का निर्णय लिया था, तब उसके सलाहकारों ने उसे सलाह दी थी उज्जैन को दूसरे राजधानी के रूप में स्थापित करने की। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने सलाहकारों की इस बात को नहीं माना, और उसने देवगिरी को अपना दूसरा राजधानी बनाया, और देवगिरी का नाम बदल के उसने दौलताबाद रख दिया। देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया। हालांकि देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता था। अब देवगिरी को जब उसने राजधानी बनाया तो दिल्ली के जो लोग थे उनके ऊपर दबाव बनाया गया देवगिरी जाने के लिए। तो भारी संख्या में लोग मजबूरन देवगिरी जाने को विवश हुए, और गर्मी के मौसम में ये सारी चीजें हुई। इसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे लोग रास्ते में मर गए, और जब देवगिरी पहुंचे लोग तो वहां भी उनको वहां की जलवायु और वहां की संस्कृति पसंद नहीं आ रही थी। लोग पुश्तों से दिल्ली में रह रहे थे, और ऐसी स्थिति में एक नई जगह पे अचानक से मजबूरन जाना और वहां रहना एक बहुत ही कष्टप्रद स्थिति थी। नतीजा क्या हुआ कि आखिर में इन सब चीज़ों को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने को अपनी ये योजना वापस लेनी पड़ी। राजधानी परिवर्तन की योजना को
वापस लेनी पड़ी और इस तरह से उसकी ये जो पहली योजना थी वो असफल हो गई। तो जो राजधानी परिवर्तन था पहला, वो उसने दिल्ली से देवगिरी अपनी नई राजधानी बनाता है और देवगिरी का नाम बदल के वो दौलताबाद कर देता है। उसकी जो दूसरी योजना थी वो थी खुरासान की विजय अभियान। खुरासान दरअसल वर्तमान जो इराक का इलाका है, उसी इलाके में ये खुरासान का एक राज्य था और इस इलाके से ही लगातार भारत पर मंगोल आक्रमण हो रहे थे। तो उस मंगोल आक्रमण से भारत को सुरक्षित करने के लिए इस इलाके को जीतने की योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। और आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही तर्मासरीन के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था। तर्मासरीन 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 के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था। तो मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित करने के लिए इसने खुरासान के क्षेत्र को जीतने की योजना बनाई। इसके लिए इसने 3,70,000 सैनिक को नियुक्त किया और उन सैनिकों को एक साल पूर्व का वेतन दे करके उसको रखा। लेकिन खुरासान की राजनीतिक स्थिति अचानक से बदल गई और उसमें इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में देरी होने लगी और जो सैनिक थे 3,70,000 उसको बैठा करके वेतन देना शासक के लिए संभव नहीं था। नतीजा उन सैनिकों की छुट्टी कर दी गई। तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी धन का नुकसान हुआ। 1 साल तक बैठा कर रखा गया 3,70,000 सैनिकों को और उनको वेतन भी दिया गया 1 साल से और फिर आगे की उस पे खुरासान विजय होगी या नहीं, इसको लेकर के एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इससे क्या हुआ कि शासन को काफ़ी आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचा। तो उसका दूसरा योजना था खुरासान की विजय करना। तीसरा योजना था कराचिल अभियान। कराचिल को जीतना। कराचिल दरअसल हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कांगड़ा का जो इलाका है उसी को कराचिल के नाम से जाना जाता था और इस कराचिल को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 10,000 सैनिक भेजे थे। लेकिन वो पहाड़ी इलाका था और ठंड प्रदेश था, तो वहाँ क्या हुआ कि इसके जो सैनिक गए उसमें से लगभग सभी सैनिक वहाँ मारे गए और कराचिल को जीतने में भी मोहम्मद बिन तुगलक सफल नहीं हो पाया। हालांकि कहा जाता है कि बाद में जो कराचिल के शासक थे उसने मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगली योजना है चौथा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आप जानते हैं, जब हमने इल्तुतमिश को पढ़ाया था तो हमने बताया था कि दिल्ली सल्तनत में पहला शासक था इल्तुतमिश जिसने सुव्यवस्थित मुद्रा प्रणाली को लागू किया था। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। यानी चांदी का जो सिक्का चलाया था वो टंका के नाम से जाना जाता था और तांबा का जो सिक्का चलाया था वो जीतल के नाम से जाना जाता था। टंका और जीतल, टंका चांदी का था और तांबे का जो था वो जीतल जीतल नामक सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक समस्या ये हुई कि सोने चांदी की काफी कमी हो गई थी। नतीजा उसने चांदी के टंका की जगह सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया। यह सांकेतिक मुद्रा क्या था? सांकेतिक मुद्रा में उसने तांबा और पीतल के से मिला करके मिक्स धातु से सिक्का जारी किया। टंका के स्थान पर जो चांदी का टंका था उसके स्थान पर उसने तांबा और पीतल का बना हुआ सिक्का जारी किया और इस सिक्के के वजन के आधार पर इसका मूल्य तय होता था। उस समय में जब धातु की मुद्रा थी तो धातु सिक्के का मूल्य उसके वजन से ही तय होता था। तो क्या हुआ कि जो ये टंका चांदी का चलता था और इसने जो नया तांबा और पीतल का सिक्का चलाया, तो तांबा और पीतल के सिक्के का जो वजन था उस वजन के अनुसार उसका दाम उतना ही रखा गया जितना कि चांदी के टंके का मूल्य था। यानी सिक्का तो तांबा और पीतल का था लेकिन उसका मूल्य रखा गया चांदी के बराबर ही। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो तांबा और पीतल की जो पुराना जो चांदी का टंका था उसकी जमाखोरी होने लगी। लोग अपने पास उसको एकत्रित करके रखने लगे और लोग बहुत सारे जाली मुद्रा बनने लगे। यानी जो नया मुद्रा सांकेतिक मुद्रा तांबा और पीतल का जो था वो मुद्रा बनने लगे जाली घर घर में। और इससे क्या हुआ कि जाली मुद्रा की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था में एक तरह की अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और अंत में मोहम्मद बिन तुगलक को यह निर्णय वापस लेना पड़ा और जितने राजकीय टकसाल से
तांबा और पीतल के सिक्के जारी किए गए थे, उन सारे को वापस लेने पड़े और उसके बदले में उसको उसके एवज में उसकी भरपाई भी करनी पड़ी। और इसमें समस्या ये उत्पन्न हो गई कि जो उसने सिक्के वापस लिए, उसमें अब ये पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया था कि कौन सा सिक्का मतलब शासन के द्वारा जारी किया गया था, कौन सा सिक्का जाली लोग घर में बना लिए थे। नतीजा क्या हुआ कि इससे अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ और अंत में यह निर्णय भी वापस लेना पड़ा सांकेतिक मुद्रा का। तो आपको याद ही रखना है कि सांकेतिक मुद्रा में उसने क्या किया था, चांदी के टंका की जगह उसने तांबा और पीतल का सिक्का जारी किया था। दूसरा है दोआब में, अगला है चौथा है दोआब में। दरअसल ये क्या है, हाँ पांचवा है दोआब में कर वृद्धि। दोआब गंगा और यमुना के बीच का जो इलाका है उसी को दोआब के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं कि दोआब क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने जो कर था वो बढ़ा के 50% कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इस क्षेत्र में क्या किया और अलाउद्दीन खिलजी के बाद उस कर को कम कर दिया गया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो इसने भी दोआब के क्षेत्र में कर को बढ़ा करके 50% कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जिस समय इसने कर में वृद्धि की थी उसी समय अकाल पड़ा, सूखा की स्थिति उत्पन्न हुई और वहां के किसान उस कर को भुगतान में असमर्थ थे। लेकिन जो कर वसूल करने वाले अधिकारी थे उसने बहुत जोर जबरदस्ती के साथ कर की वसूली की। इसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ एक असंतोष उत्पन्न हुआ और बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक को इस स्थिति की जानकारी प्राप्त हुई तब उसने इस निर्णय को वापस ले लिया। जो दोआब में कर वृद्धि का निर्णय था उसको भी उसने वापस ले लिया और फिर इसने क्या किया, दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना की, जो क्या था, कृषि विभाग था। कृषि विभाग को दीवान ए अमीर कोही के नाम से कृषि विभाग की स्थापना की और इस कृषि विभाग के माध्यम से उसने किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया, तकावी ऋण, और सिंचाई नहर का निर्माण करवाया और किसानों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की। जब बाद में उसे पता चला कि किसान अकाल पड़ने की वजह से किसान जो है टैक्स देने के में असमर्थ थे और किसानों की बहुत बर्बादी हुई है, तब उस स्थिति को सुधारने के लिए इसने दीवान अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। तो ये बात आप याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की गई थी, जो कि कृषि में सुधार के लिए की गई थी और इसी के अंतर्गत किसानों को तकावी नामक ऋण प्रदान किया गया था। आगे बात करते हैं विद्रोह की। तो आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के हर शासक के शासनकाल में विद्रोह होते ही रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक विद्रोह हुए। यानी ये बात आपको ये फैक्ट याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक विद्रोह किस शासक के समय में हुई, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुल 34 विद्रोह हुए थे। इसमें बताया जाता है कि 27 विद्रोह तो केवल दक्षिण भारत में हुए और दक्षिण भारत में जो 27 विद्रोह हुए उसी का परिणाम था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था और वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मदुरा नामक राज्य की स्थापना भी हो गई थी। जो विद्रोह हुए थे उसमें से कुछ विद्रोह आपको याद रखना, जैसे बहाउद्दीन गुरसब का विद्रोह, बहराम किस्लू का विद्रोह और एक तीसरा है हाजी इलियास का विद्रोह। तो हाजी इलियास का विद्रोह हुआ था बंगाल में, लेकिन ये दोनों विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे, बहाउद्दीन गुरसब के विद्रोह और बहराम किस्लू का विद्रोह। तो ये आपको याद रखना है कि बहाउद्दीन गुरसब और बहराम किस्लू का विद्रोह किस शासक के समय में हुआ था। और हमने ये बता ही दिया कि इसी के समय में दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। यानी दिल्ली सल्तनत के किसी एक शासक ने सबसे विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दिल्ली दक्षिण का जो हिस्सा था वो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था। और हमने पहले भी आपको बताया था कि इस मामले में अलाउद्दीन खिलजी काफी दूरदर्शी और समझदार शासक था। उसने दक्षिण भारत के शासकों को पराजित तो किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि उसे ये पता था कि उत्तर भारत से दक्षिण के राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत दक्षिण पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय इस तरह संचार साधन की कमी थी। लेकिन तुगलक शासक इस बात को समझ नहीं पाए और गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत के एक एक राज्य को जीत करके दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। नतीजा क्या हुआ कि दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह होने लगे और फिर एक विद्रोह के बाद पूरा दक्षिण भारत
स्वतंत्र हो गया। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति को देखते हैं, क्योंकि सल्तनत कालीन शासकों के बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर चूंकि वो मुस्लिम शासक थे तो कट्टरता और कई तरह की बातें कही जाती है। तो हम मोहम्मद बिन तुगलक को देखते हैं कि इसकी धार्मिक क्षेत्र में इसके क्या विचार थे। तो अन्य सभी शासकों की तरह मोहम्मद बिन तुगलक ही एक मुस्लिम शासक था, और जो उसके कुरान के नियम थे उसको वो ईमानदारी से फॉलो करता था। वो नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये सारी चीजें वो करता था। लेकिन इसके साथ ही उसकी खासियत ये थी कि वो कट्टर शासक नहीं था, यानी धार्मिक मामलों में उसके अंदर कट्टरता नहीं थी। वह एक सहिष्णु शासक था, और उसकी सहिष्णुता का परिचय ये है कि वो बहुत सारे हिंदू त्योहारों में, जैसे होली में सम्मिलित हुआ करता था। वो अलग अलग, जैसे वो सूफी जो मत था उसमें विश्वास नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद जो अजमेर के सूफी संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती, उसकी दरगाह पर गए थे। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाले वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसके अलावा जो दिल्ली के सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक के पुत्र गयासुद्दीन के पिता मोहम्मद बिन तुगलक के पिता गयासुद्दीन तुगलक का विवाद था। तो जब निजामुद्दीन औलिया की मौत हो गई तो उसके लिए क्या बोलते हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर एक मकबरे का निर्माण भी मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक अलग अलग धर्म के विद्वानों के संपर्क में भी रहता था। दो जैन विद्वान राजशेखर और जीन प्रभा सिरुई, ये दो जैन विद्वान थे जिनके साथ उसकी अच्छी मित्रता थी। तो ये नाम आपको याद रखना है, राजशेखर और जीन प्रभा सूरी, ये जैन विद्वान थे जिसके साथ उसकी अच्छी मित्रता थी। तो जो धार्मिक नीति है उसमें ये भी आपको याद रखना है कि जो अब्बासी खलीफा है, जो खलीफा हमने पहले भी बताया था कि जो मुस्लिम जगत में सबसे बड़ा नेता खलीफा होता है। वो सिर्फ धार्मिक मामलों का प्रधान ही नहीं होता है, बल्कि वो राजनीतिक मामलों का भी प्रधान होता है। वर्तमान समय में जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमैनी मारे गए हैं, वो शियाओं के धार्मिक लीडर थे, यानी शिया धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। वो केवल ईरान के राजनैतिक लीडर नहीं थे, बल्कि शिया धर्म के मानने वाले लोगों के सबसे बड़े धर्मगुरु भी वो थे। तो इस तरह जो उस मध्यकाल में खलीफा सबसे बड़ा धर्मगुरु होता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अब्बासी खलीफा से अपने राज्य की स्वीकृति ली थी, और वो अपने सिक्के पर अब्बासी खलीफा का नाम अंकित भी करवाता था। और बुद्धिवादी बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी मध्यकाल का एक बड़ा विद्वान व्यक्ति रहा, साहित्यकार, लेखक रहा। उसने तंज कसते हुए मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिवादी कहा है। बुद्धिवादी, लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक की एक तरह से उपलब्धि ही मानी जाएगी। बुद्धिवादी वो व्यक्ति होता है जो धार्मिक मान्यताओं को बंद आंख से स्वीकार करने के बजाय उसके ऊपर तर्क करता है, और तार्किक दृष्टि से देखता है कि वो प्रासंगिक है या नहीं है, और उसके बाद उसको वो उसका पालन करने या उस पे विचार, उसके ऊपर कदम बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस मामले में भी मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिवादी कहा जाता है, क्योंकि वो धार्मिक जो भी इस्लाम की पारंपरिक मान्यताएं थी उसको आंख बंद करके स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक और बातचीत थी, मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही धार्मिक क्षेत्र में उलेमाओं के और इस तरह के जो धर्म गुरु थे उसके हस्तक्षेप को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो ये हो गया उसकी धार्मिक नीति। अब एक व्यक्ति है इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, और 1333 ईस्वी में वो दिल्ली आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही। इब्न बतूता, आप जानते हैं, इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने लिखा था, और इस रेहला नामक पुस्तक से दिल्ली सल्तनत के विषय में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। जब इब्न बतूता भारत आया तब मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी इब्न बतूता को नियुक्त किया था। इसके अलावा इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बना करके चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में भेजा था। चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बना करके। तो इस तरीके से हमने मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं को देखा। अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु दरअसल 1351 ईस्वी में 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, जानते हैं हमने आप लोग पहले ही बताया थे, उसके राज्य में लगातार विद्रोह हो रहे थे। तो इसी तरह का एक विद्रोह सिंध के प्रांत के
ठट्टा, सिंध प्रांत के ठट्टा नामक जगह पर एक विद्रोह होता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए जाता है मोहम्मद बिन तुगलक और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है 1351 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात बदायूं बदायूं एक विद्वान था, उसने एक स्टेटमेंट दिया। उसने क्या स्टेटमेंट दिया? बदायूं ने स्टेटमेंट दिया मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये स्टेटमेंट भी पूछ लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बदायूं के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह हमने मोहम्मद बिन तुगलक को देखा, क्या क्या देखा? उसके राज्यरोहण को देखा 1325 ईस्वी में। उसके बाद उसकी 5 योजनाओं को देखा, जिसमें राजधानी परिवर्तन, राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनाया जाता है। खुरासान अभियान, खुरासान जो इराक के इलाके में एक क्षेत्र होता है उसको जीतने की योजना बनाता है, उसके लिए सेना नियुक्त करता है। कराचील अभियान, सांकेतिक मुद्रा का, जो चांदी का टंका चल रहा होता है इसकी जगह वो तांबे और पीतल का सिक्का चलाता है। दोआब में गंगा और यमुना के बीच के इलाके में कर बढ़ा करके 50% कर देता है। फिर वो दीवान ए अमीर कोही के नाम से कृषि विभाग की स्थापना करता है। दीवान ए अमीर कोही के नाम से वो कृषि विभाग की स्थापना करता है। किसानों को तकावी ऋण प्रदान करता है। उसके समय में सबसे अधिक विद्रोह होते हैं, कुल 34 विद्रोह होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसमें से 27 विद्रोह तो केवल दक्षिण भारत में होते हैं। और जो दक्षिण भारत में विद्रोह होते हैं उसमें बहाउद्दीन गुरसब का विद्रोह, बहराम किस्लू का विद्रोह और बंगाल में एक हाजी इलियास का विद्रोह भी याद रखिएगा। इस विद्रोह दक्षिण भारत में हुए इस विद्रोह का परिणाम होता है कि दक्षिण भारत का पूरा जो राज्य होता है वो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो जाता है और वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मदुरा राज्य की स्थापना होती है। धार्मिक नीति में देखें हमने, वो अब्बासी खलीफा से स्वीकृति लेता है। वो एक सहिष्णु शासक होता है। मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला वो पहला सुल्तान होता है। निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर वो मकबरा का निर्माण करवाता है। जैन विद्वान राजशेखर और जिन प्रभासुरी के साथ उसकी मित्रता होती है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में उसके दरबार में आता है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। तोगन तिमूर के दरबार में उसे, चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में उसे अपना दूत बना करके भेजता है और इब्न बतूता के द्वारा ही रेहला नामक पुस्तक लिखी जाती है। 1351 ईस्वी में ठट्टा सिंध में हुए विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात बदायूं कहता है, बदायूं नामक जो विद्वान है वो कहता है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक, जब 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ठट्टा विद्रोह को दबाने के लिए गया था तो वहां फिरोज शाह तुगलक भी उसके साथ था और उस मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है 1351 ईस्वी में और 1388 ईस्वी तक यह दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला कट्टर शासक होता है। धार्मिक दृष्टि से ये बहुत ही कट्टर होता है और धार्मिक मामलों में ये उलेमाओं की हर बात को स्वीकार करता है। ये अपनी पूरी व्यवस्था ही कुरान और जो धार्मिक मुस्लिम धर्म के नियम होते हैं उसके आधार पे संचालित करता है और इसी के आधार पर वो अपने शासन में कई तरह का सुधार करता है। जैसे हम पहला सुधार देखें, कर प्रणाली में सुधार। तो ये यहाँ भी जो इस्लाम के नियम होते हैं उसके आधार पर ही क्या करता है कि इस समय दिल्ली सल्तनत में कुल 23 प्रकार के अलग अलग कर प्रचलित रहते हैं। उस 23 प्रकार के कर को समाप्त कर देता है और उसकी जगह केवल 4 प्रकार के कर को वो लागू रखता है, खराज, जकात, जजिया और खुम्स। तो ये खराज क्या था? ये भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। जकात और जजिया एक धार्मिक कर था। जजिया हिंदुओं से वसूला जाता था, जकात मुसलमानों से वसूला जाता था। और खुम्स क्या था? ये युद्ध में लूटी गई जो संपत्ति थी उसका एक हिस्सा था जो कि सल्तनत शासक को प्राप्त होता था। इसके अलावा बाद में इसने एक नया कर और भी लगाया जिसका नाम था सूर्स। सूर्स क्या था? ये सिंचाई कर था। जो राज्य के द्वारा सिंचाई की, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी,
तुगलक शासकों के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया गया था। तो जो राज्य की ओर से सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, उसी के लिए ये उस सिंचाई के ऊपर शुल्क नामक कर लगाया गया था। तो ये कर व्यवस्था में सुधार था, जो धार्मिक जो इस्लाम के कुरान के नियम थे उसके आधार पर किया गया था। इसके अलावा इसने फिरोज शाह तुगलक ने अपने आप को और अधिक कट्टर साबित करने के लिए ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया। दरअसल अब तक ब्राह्मण जो थे वो जजिया कर से मुक्त थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया। अगर इसके हम विजय अभियान की बात करें तो नया क्षेत्र जीतने की तो कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही जो सल्तनत के क्षेत्र थे वही स्वतंत्र होते जा रहे थे। तो इसने क्या किया कि बंगाल और उड़ीसा के जो क्षेत्र स्वतंत्र हो गए थे उसको जीतने की कोशिश की, लेकिन उसमें ये असफल रहा। इसी तरह ये सिंध का जो क्षेत्र था वहां पे आक्रमण किया और उसको वहां के शासक इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसकी एक खासियत ये थी कि इसने सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया। जितने भी सरकारी पद थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उन पद पर योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना जो बर्नी जैसे विद्वान था वो इसलिए भी करता था कि कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक जो बहुत लोअर क्लास के लोग थे उसको भी योग्यता के आधार पर अपने राज्य में पद दिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने उस व्यवस्था को बदल दिया और पदों को, सरकारी पद को वंशानुगत बना दिया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की गई थी। उसमें 3 प्रसिद्ध नगर है जो आपको याद रखना है। 3 प्रसिद्ध नगर कौन था? हिसार, फिरोजा, जौनपुर और फिरोजाबाद। ये 3 नगर था। हिसार, फिरोजा, हिसार तो आप जानते हैं वर्तमान में हरियाणा में है, जौनपुर उत्तर प्रदेश में है और फिरोजाबाद भी उत्तर प्रदेश में है। जौनपुर नामक नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जूना खां या जौना खां था, उसी की याद में ये जौनपुर नामक नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। उसी तरह यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद की स्थापना की, यह भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक को उसके कल्याणकारी कार्यों के लिए भी जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक केवल कट्टर शासक ही नहीं था बल्कि उसने जन कल्याण के भी कार्य किए और इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है कि वो मध्यकालीन भारत का पहला निरंकुश कल्याणकारी शासक था। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला निरंकुश कल्याणकारी शासक कहा जाता है। उसने क्या क्या कल्याणकारी कार्य किए? देखिए, उसने दीवान खैरात की स्थापना की। दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना इसलिए की जो वृद्ध व्यक्ति है या जो विधवा व्यक्ति है या जो अनाथ है उनकी सहायता के लिए, उनको विभिन्न प्रकार के मदद प्रदान करने के लिए इसने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है कि दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसके अलावा इसने दीवान बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। दीवान बंदगान की स्थापना जो दास और गुलाम थे उसकी देखरेख के लिए की गई थी। फिर दिल्ली सल्तनत में आप जानते हैं कि जो मुस्लिम शासक थे उसके भीतर उनके अंदर एक शौक हुआ करता था गुलाम या दास को रखने का। तो दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसके पास सबसे अधिक गुलाम थे। इसके गुलामों की संख्या लगभग 1,80,000 थी। 1,80,000 गुलाम इसके पास थे। यानी ये दिल्ली सल्तनत का वो शासक था जिसके पास सर्वाधिक गुलाम थे और इसी गुलाम की देख रेख के लिए उसने एक विभाग की स्थापना की थी जिससे दीवान बंदगान कहा जाता था। इसके अलावा इसने बेरोजगारों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था की। इसने 1200 फल के उद्यान लगाए थे, 1200 फल के बागान लगवाए थे। तो इस अलग अलग कार्यों इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई सिंचाई के लिए बड़े बड़े नहरों का निर्माण किया गया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक के जो इस तरह के कल्याणकारी कार्य थे, इसी कल्याणकारी कार्य की वजह से उसे दिल्ली सल्तनत का पहला निरंकुश कल्याणकारी शासक कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया था। उसने चांदी और तांबा का अद्धा और बीख नामक सिक्का चलाया था। इसके अलावा उसने एक और सिक्का चलाया था, ये चांदी का ही सिक्का था, ससगनी ये चांदी का सिक्का था। इसके अलावा अद्धा और बिखा ये भी चांदी और तांबा का सिक्का था। फिरोज शाह तुगलक ने 2 विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। वो थे जियाउद्दीन बर्नी और शम्स-ए-सिराज अफीक।
जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीक। तो आपसे पूछा जाए कि जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीक किसका दरबारी था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक का। और जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा दो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई थी, एक था फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही। फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही, ये दोनों पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। और तारीख ए फिरोज शाही नामक एक पुस्तक शम्स सिराज अफीक के द्वारा भी लिखा गया था। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसको फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक का पौत्र जो तुगलक शाह होता है, वही गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। लेकिन कुछ ही समय में गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 2-3 और शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। इसका आखिरी शासक नासिरुद्दीन महमूद होता है, जो कि तुगलक वंश का आखिरी शासक होता है, अंतिम शासक होता है। इसी के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत या भारत पर मंगोल शासक तैमूर का हमला होता है, और तैमूर के हमले के साथ ही दिल्ली सल्तनत का विघटन एक तरीके से होने लगता है। जो नासिरुद्दीन महमूद का साम्राज्य था, उसके उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, उस पर तैमूर अपना अधिकार कर लेता है और अपना गवर्नर भी नियुक्त कर देता है। इसकी वजह से इसके जो साम्राज्य था नासिरुद्दीन महमूद का, वो काफ़ी सीमित होकर के छोटा हो जाता है। और इस वजह से उस समय एक कहावत प्रचलित हो जाती है। वो कहावत ये थी कि शहंशाह की सल्तनत पालम से दिल्ली तक ही सीमित है। शहंशाह की सल्तनत पालम से दिल्ली तक ही सीमित है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये किस शासक के बारे में कहा गया है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक सीमित है। तो ये आपको नासिरुद्दीन महमूद के विषय में कहा गया है। तो इस तरह तुगलक वंश की समाप्ति हो जाती है, और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना होती है। और सैयद वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो दरअसल तैमूर के द्वारा भारत में नियुक्त किया गया उसका गवर्नर होता है, और वही भारत में सैयद वंश की स्थापना करता है।